नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके स्टडी मैटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में विकास की जो अवस्थाएं चल रही हैं उसमें अब आज हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शिशुअवस्था के बारे में पढ़ा था और आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो ये बाल्यावस्था है इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को कोल व ब्रूस ने क्या कहा है? इन्होंने जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन है। इसी कारण कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है? क्योंकि कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें कि 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव जो होता है वो बहुत उग्र हो जाता है और वह लगभग सब बातों का उत्तर न या नहीं में देता है। उससे कुछ भी पूछा जाए तो वो नहीं में उत्तर देता है। और 7 वर्ष की आयु में वह बालक क्या है, उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। तो आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था है वो 5 या 6 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक वो रहती है। तो इसमें 6 वर्ष की आयु में बालक नहीं में उत्तर देता है, 7 वर्ष की आयु में बालक अकेला रहना पसंद करता है मतलब वो उदासीन रहता है। 8 वर्ष की आयु में बालक में अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है कि 8 वर्ष की आयु का बालक होने पर सामाजिक संबंध स्थापित करना वो शुरू कर देता है। 9 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना पसंद करता है। तो ये हो गया उसका 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु का लेखा जोखा। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले है शारीरिक व मानसिक स्थिरता कि इसमें जो बालक है उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिरता इस समय आती है। बालक जब 6 या 7 वर्ष की आयु का हो जाता है तो शारीरिक व मानसिक विकास में उसकी स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क जो है वो परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है कि उसका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और वो स्वयं को एक वयस्क व्यक्ति मान लेता है। इसलिए रोस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस महोदय ने। उन्होंने लिखा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो वो है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक की जो मानसिक योग्यता है उनमें निरंतर मतलब लगातार वृद्धि होती जाती है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती जाती है और वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अगली विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी वो प्राप्त करना चाहता है।
उसके ये प्रश्न शिशुअवस्था के साधारण प्रश्नों से बिल्कुल अलग होते हैं। अब वह शिशु के समान वो प्रश्न नहीं पूछता है कि वह क्या है। इसके विपरीत वह बाल्यावस्था में प्रश्न पूछता है कि यह ऐसे क्यों है और ये ऐसे कैसे हुआ। तो वो क्या के बारे में नहीं बल्कि क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछने लगता है। अगली विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध। बाल्यावस्था में बालक शिशुअवस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करता है और वो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। स्ट्रिंग महोदय के शब्दों में वास्तविक जगत के संबंध में कथन है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगली विशेषता है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को बाल्यावस्था के समय रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आने लगता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे कि बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। तो ये सभी काम क्या है, रचनात्मक है। इसके विपरीत जो बालिका होती है वो क्या करती है, घर में ही कोई न कोई कार्य वो करना चाहती है, जैसे वस्त्रों को सिलना, पिरोना या फिर कढ़ाई करना। तो ये सभी बाल्यावस्था के कार्य हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय वो बिताता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि सहयोग की भावना, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। अगली विशेषता है नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था के शुरू में ही बालक में जो नैतिक गुण हैं उनका विकास होने लगता है। स्ट्रिंग महोदय के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। अगली जो विशेषता है वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शिशुअवस्था में जो बालक होता है उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में वो क्या हो जाता है, बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का मतलब एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला, और बहिर्मुखी में क्या होता है, जो बालक है वो बाह्य जगत में अपनी रुचि उत्पन्न करने लगता है, अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। अगली जो विशेषता है वो है संवेगों का दमन व उनका प्रदर्शन। बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि काम संबंधी जो भावनाएं हैं उनका वो दमन करता है। इसकी अगली विशेषता है वो है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह मतलब इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की जो गोलियां होती हैं, कंचे होते हैं, या फिर टिकट या फिर मशीनों के भागों और पत्थर के टुकड़ों का संचय करना पसंद करते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वो चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों, कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो बालकों में अलग और बालिकाओं में अलग अलग ये संग्रह की प्रवृत्ति होती है। अगली विशेषता है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य मतलब बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के घूमना। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर
उधर घूमने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक बर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर ये बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से उनमें पाई जाती हैं। अगली जो विशेषता है वो है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। बालक में बाल्यावस्था के समय जो काम प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में बिताता है। अतः बहुत ही कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का वो प्रदर्शन कर पाता है। अगली जो विशेषता है वो है सामूहिक प्रवृत्ति होती है उसकी प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक टाइम दूसरे बालकों के साथ बिताने का प्रयास करता है। रोस महोदय के अनुसार बालक जो है वो प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है और जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अगली विशेषता है सामूहिक खेलों में रुचि। बाल्यावस्था में बालक को सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूह में और बहुत काफ़ी समय तक वो उनके साथ खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा लड़कियां खेलती हैं तब तो वो लड़ाई झगड़े नहीं करती, जबकि जो लड़के खेलते हैं तो वो खेल के साथ लड़ाई झगड़े अधिक करते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक जो है वो दलीय खेलों में भाग लेने लगता है, मतलब दल बनाकर, समूह बनाकर वो खेलना पसंद करता है। स्ट्रैंग महोदय का विचार है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक के बालक न खेलते हों। तो ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा जा चुका है कि ये परिभाषा किसकी है, तो ये स्ट्रैंग महोदय की है बाल्यावस्था के संबंध में। अगली विशेषता है रुचियों में परिवर्तन। बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक की जो रुचियां हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। वे स्थायी रूप धारण न करके वातावरण के परिवर्तन के साथ वो बदलती रहती हैं। कोल एंड ब्रूस महोदय ने इनके बारे में लिखा है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है, वो है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। तो ये इसकी जो 15 विशेषताएं हैं वो यहाँ समाप्त हो चुकी हैं। अब हम बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए वो देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में लिखा है कि बाल्यावस्था वो समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो इन तीनों के द्वारा बाल्यावस्था की ये परिभाषा दी गई है। फिर आगे हम देखें कि जिस निर्माण की ओर ऊपर संकेत किया गया है उसका उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर माना जाता है। अतः उसकी शिक्षा का जो स्वरूप है वो निश्चित करते समय उन्हें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है भाषा के ज्ञान पर बल। स्ट्रैंग महोदय के अनुसार इस अवस्था में बालकों को भाषा में बहुत अधिक रुचि उत्पन्न होती है। अतः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। दूसरा इसका बिंदु है उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन बहुत आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति
कर सकें और उसके लिए लाभप्रद वो होने चाहिए। इस विचार से अग्रलिखित विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? भाषा, अंगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन और निबंध रचना। अगला बिंदु है रोचक विषय सामग्री। बालक की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है, अतः उनकी जो पुस्तकें होती हैं उनकी विषय सामग्री में रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से विषय सामग्री का संबंध अग्रलिखित होना चाहिए। अग्रलिखित मतलब कैसा होना चाहिए? विषय सामग्री का संबंध पशु, हास्य विनोद, नाटक, वार्तालाप, वीर पुरुष, साहसी कार्य और आश्चर्यजनक बातें। तो पाठ्य सामग्री में इन सभी का समावेश होना जरूरी है, तभी वो पाठ्यक्रम रोचक बन सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। बाल्यावस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए कि बालक में किस रुचि से कैसी पाठ्य सामग्री वो पढ़ना पसंद करते हैं, वैसी ही पाठ्य सामग्री उनके समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा न करने से उनमें शिक्षण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, फलस्वरूप उसकी मानसिक प्रगति जो है वो रुक जाती है। अगला बिंदु है जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो सके। अगला जो बिंदु है वो है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। बालक में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। वह अन्य बालकों से मिलना जुलना और उनके साथ कार्य करना या खेलना चाहता है। उसे इन बातों का अवसर देने के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्यों और सामूहिक खेलों का उचित आयोजन किया जाना चाहिए। कोलेस्निक महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम जो है ये प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसके अभिन्न अंग होने चाहिए। तो शारीरिक व्यायाम और जो खेल है उसको पाठ्यक्रम का एक प्रमुख अंग माना गया है। अगला बिंदु है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालक की रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है, वो रचनात्मक कार्य करना अधिक पसंद करते हैं, अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। बालक की विभिन्न मानसिक रुचियों को संतुष्ट करने उनकी सुप्त शक्तियों का अधिकतम विकास किया जा सकता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। लगभग 9 वर्ष की आयु में बालक के लिए निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति उनमें अधिक पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्यटन और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जिससे उनको निरुद्देश्य घूमने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अगला जो बिंदु है वो है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, कि वो जो संग्रह करने की उनकी प्रवृत्ति होती है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। बालक में संचय या संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी का वह संचय करता है। उसके माता पिता और शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का संचय करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संवेगों के प्रदर्शन का अवसर।
कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसमें जो भावना ग्रंथियां हैं उनका निर्माण हो जाता है। अतः स्टेंग महोदय का परामर्श है कि बालकों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त अपने संवेगों का दमन करने के बजाय तृप्त करने में सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक भावना और प्रदर्शन उसके संपूर्ण जीवन का आधार माना जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक गुणों का विकास। किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना है। तो ये सामाजिक गुणों के विकास को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण भी कहा जाता है। अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो सके। अगला बिंदु है नैतिक शिक्षा। पिगट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि लगभग 8 वर्ष का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में वो विश्वास करने लगता है। उसे इन मूल्यों का उचित निर्माण और इन नियमों में दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। कोलेस्निक महोदय ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। सभी शिक्षा शास्त्री बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। अतः उसकी शिक्षा का जो स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक स्वयं क्रिया और खेल के द्वारा ज्ञान अर्जन कर सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट डपट से घृणा करने लगता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता। वह धमकियों की चिंता भी बिल्कुल नहीं करता। अतः उसकी शिक्षा इनमें से किसी पर आधारित न होकर प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। आगे है उपसंहार कि हमने जो भी पढ़ा है उसका निष्कर्ष। फ्रायड और उसके अनुयायियों ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल मानकर इस अवस्था को सबसे अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि इस अवस्था में बालक जिन व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों एवं व्यवहार के प्रतिमानों का निर्माण कर लेता है, उनको रूपांतरित करना बहुत ही कठिन होता है। इस दृष्टि से प्रमाणित शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों पर बालकों का निर्माण करने का महान उत्तरदायित्व होता है। लगभग ऐसे ही विचारों को व्यक्त करते हुए ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने लिखा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का उसकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो यहाँ समाप्त हो चुका है और इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चनों का
आंसर देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।